डांसलर्स, आई होप आप सब फिट होंगे। एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के कारण से आपको फिट रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें 2 स्टैंजा हैं और इसके जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पहले स्टैंजा को देखते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों को दिखाया गया। जैसे क्रो है, क्रो को हम सब नेगेटिवली लेते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ख़राब होती है। उस तरह से हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री एक विषैला ट्री है, एक जहरीला प्लांट है, इस वजह से उसको नेगेटिवली लिया जाता है। तो पोएम के पहले स्टैंजा के दौरान हम कह सकते हैं कि पोएट का जो मूड है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि जिस तरह से एक कौवे ने उनके ऊपर हिला के गिरा दिया डस्ट ऑफ स्नो। स्नो बर्फ़ होता है उन इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, हमेशा बर्फ़ जमी हुई होती है। तो वहाँ पे जो देखेंगे ना कि बर्फ़ का जो टेक्सचर होता है वो मोर और लेस पाउडर की तरह होता है, धूल की तरह, जो आसानी से झड़ सकता है, उड़ सकता है। तो एक कौवा जो हिमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था तो उसके हरकत की वजह से या पंख फड़फड़ाने की वजह से जो है कुछ डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री के ऊपर से पोएट के ऊपर आके गिर पड़ा। ज़्यादा चांस है उनके सिर के ऊपर आके गिरा होगा या शोल्डर्स वगैरह पे कहीं भी गिरा होगा। ओके। तो सेकंड स्टैंजा में कहते हैं पोएट कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और कौवे की इस हरकत की वजह से उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। और पोएट ये भी कहते हैं कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। और दिन का अधिकतर हिस्सा तो उनका पछतावे में ही बीत गया था, बाकी का जो बचा हुआ था वो अब पोएट कहते हैं कि चलो भगवान का शुक्रिया अदा है कि अब जो बाकी का दिन है वो एंजॉय करते हुए बिताएंगे, ना कि रिग्रेट करते हुए या पछतावे में बिताएंगे। तो हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम नेगेटिवली ही लेते हैं, उन चीज़ों की वजह से भी हमारे ऊपर या हमारे दिन के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। बस देखने का अपना अपना नज़रिया होना चाहिए। राइट। चलिए अब इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। तो राइमिंग स्कीम के लिए अगर क्रो को ए लिखें तो स्नो को ए लिखना पड़ेगा, और उसी तरह से अगर हम मी को बी लिखें तो ट्री को भी बी लिखना पड़ेगा। तो हमारी राइमिंग स्कीम बन के आती है ए बी ए बी। ओके। उसी तरह से नेक्स्ट स्टैंजा में आप खुद ही कर सकते हैं। जैसे हार्ट को अगर ए लिख देते हैं तो पार्ट ए हो जाएगा, और मूड को अगर बी लिखते हैं तो रूट भी बी हो जाएगा। इसकी भी राइमिंग स्कीम सेम हो जाएगी, ए बी ए बी। ओके। पोएटिक डिवाइस क्या है इसमें? तो पोएटिक डिवाइस आप देख लीजिए। फर्स्ट लाइन से जो ये इसकी जो पोएम है उसकी जो फर्स्ट लाइन से लेकर के लास्ट लाइन में जा कर के ही एक पॉज या फुल स्टॉप लिया गया है। बीच में किसी भी तरह का पंक्चुएशन का यूज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे इंजैम्पमेंट का यूज़ हुआ है। ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ सेकेंड लाइन पे। तो इसमें देख सकते हैं कि ओ साउंड जो है कुछ ज़्यादा ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ओ जो है वो वॉवेल है, तो वॉवेल साउंड अगर बार बार रिपीट हो तो उसको कहते हैं एजोनेंस। ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। हैज़ गिवन माई हार्ट। तो ये एच और एच। ठीक है। तो यहाँ पे एक ही लाइन में जो वर्ड्स नियर बाय वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर सेम हो रहा है, एच और एच हो रहा है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन को यूज़ किया गया है। यहाँ भी एलिट्रेशन को यूज़ किया गया है सेव्ड और सम में। ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही गिने चुने ही पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं इस पोएम में। ओके। आई होप आप लोगों को समझ